हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, संविधान के जो नागरिकता के बारे में मैंने आपको वीडियो नंबर 1 के माध्यम से बताया था, उसी का आज पार्ट नंबर 2 में बड़ी इत्मीनान और बेहद खूबसूरती से बना रहा हूँ। दोस्तों, मुझे आप यह बहुत ही उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो तो अच्छा लगेगा ही, और अच्छा लगने के बाद इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करना। अब हम चलेंगे संविधान के उस टॉपिक पे, और जिससे संविधान में ऐसे ऐसे तमाम क्वेश्चन आते हैं जो हमारी परीक्षा को एकदम से हिला के रख देते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको हल करते हुए और अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए इस वीडियो को आगे आप देखिए। तो प्रमुख रूप से आप संविधान के जो भाग 2 है, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। और कहां से? तो अनुच्छेद नंबर 5 से अनुच्छेद नंबर 11 तक। इतना बात हो गया। ठीक, अब अनुच्छेद जो बनाया गया था उस समय तत्कालीन स्थिति को देख के बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ कि ऐसे तमाम से नागरिकता थे जो उस समय पाकिस्तान और भारत के बंटवारे को देखते हुए बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ कि एक ऐसी हमें आवश्यकता पड़ी कि एक ऐसा अधिनियम बनाया गया, एक ऐसा संशोधन किया गया जो नागरिकता के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जिक्र करता है। तो प्रमुख रूप से संविधान के अंतर्गत नागरिकता के ऊपर एक अधिनियम बनाया गया था। वह अधिनियम था नागरिकता का प्रथम अधिनियम, नागरिकता का अधिनियम। वह अधिनियम बनाया गया था प्रमुख रूप से 1955 में। 1955 में यह अधिनियम बनाया गया था। इसके बाद क्या हुआ? अधिनियम में 5 ऐसी बातें जोड़ी गई जो हमें यह बताता है कि आप भारत की नागरिकता कैसे ग्रहण करें। इसके बारे में 1955 में जो नागरिकता संबंधी अधिनियम बनाया गया था उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो इन्हीं को हम कंटिन्यू करते हुए और तमाम नागरिकता संबंधी चीजों को बताते हुए आज इस वीडियो को प्रमुख रूप से आपके समझ में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो पहले 5 चीजें इसमें बताई गई थी। पहले 5 चीजें बताई गई थी कि जिससे आप भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी स्थिति होती गई और धीरे धीरे इसमें चेंजिंग, इसमें परिवर्तन लाया गया। तो सबसे पहले अगर नागरिकता के बारे में परिवर्तन की बात की जाए तो 1986 में आता है। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या है, 5 प्रकार से आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो उन 5 प्रकार में से जो पहला प्रकार है वह है जन्म के आधार पे नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता। अब जन्म के आधार पर नागरिकता ये कैसी है? तो प्रमुख रूप से अगर आप का जन्म भारत के अंदर हुआ है तो आप जन्म के आधार पर आप भारत के नागरिक हुए। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत देश में जन्म लेता है तो जन्म लेने के आधार पे वह भारत का नागरिक सिद्ध हो जाएगा। यह बात 1955 के अधिनियम में एकदम स्पष्ट तरीके से लिखी गई थी। लेकिन क्या हुआ, इससे समस्याएं होने लगी। समस्या ऐसे होने लगी, मान लीजिए कोई कनाडियन व्यक्ति, कोई अमेरिकन व्यक्ति या कोई पाकिस्तानी मान लीजिए भारत में टहलने के लिए आया हो और उस समय उसके डिलीवरी थी, और डिलीवरी के समय जैसे वह भारत में आया उसके बच्चे ने जन्म ले लिया। यहाँ पे जब जन्म ले लिया तो जन्म के आधार पे वह भारत का नागरिक सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसी समस्या को देखते हुए एक संशोधन किया गया। संशोधन हुआ 1986 में। कब हुआ? 1986 में। 1986 में संशोधन हुआ और संशोधन के तहत यह बताया गया कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत में आके जन्म लिया हो तो जन्म लेने के आधार पे वह बच्चा भारत का नागरिक तब माना जाएगा जब उसके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत के निवासी हो। ठीक, या नहीं कि कोई अदर देश का आया, यहाँ पे जन्म ले लिया बच्चा और बच्चा भारत का नागरिक हो गया, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। 1986 में यह संशोधन किया गया कि जन्म लेने वाला बच्चे के माता या पिता
दोनों में से किसी एक का भारतीय रहना आवश्यक है, तभी उस बच्चे को जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। इसका वर्णन प्रमुख रूप से 1955 के अधिनियम में किया गया। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है आप नागरिकता कैसे ले सकते हैं? तो दूसरी बात, आप नागरिकता ले सकते हैं वंश के आधार पर। किसके आधार पे? वंश के आधार पे। अब वंश के आधार पे आप लोग कैसे नागरिकता लिए हैं? आप लोग तो वंश के आधार पर ही भारत देश के नागरिक हैं, क्योंकि आपके पूर्वज भारत के नागरिक थे, और नागरिक होने के साथ साथ आपके पापा, उसके बाद आप, उसके बाद आपके अन्य संतान भारत के नागरिक होगी। क्यों? क्योंकि आपके वंशज ही क्या थे? भारतीय थे। लेकिन वास्तव में देखा जाता है कि वंश के आधार जो चलता है, यानी कि वंश जो चलता है वह पिता के आधार चलता है, यानी कि पिता के नाम। आप कहीं भी जाइए, अगर आपको कोई जानेगा तो आपके पिता के नाम जानेगा। वास्तव में बच्चे को जन्म देने के लिए जितना अस्तित्व पिता का होता है, उससे कई गुना ज्यादा अस्तित्व माता का होता है। तो इस समस्या को देखते हुए वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इसमें भी हो गया बवाल। जब बवाल हुआ तो 1992 में महिलाएं भाई जाग गईं, और जागने के आधार पे यह बताया गया कि वंश के आधार पे नागरिकता दी जाएगी, लेकिन वह वंश चाहे माता के आधार पे हो चाहे पिता के आधार पे हो। संविधान सबको एक सामान्य कानून या सामान्य नियम देता है, वो देने के आधार पे स्त्री और पुरुष में भेदभाव क्यों? तो 1992 के अधिनियम संशोधन बनाया गया, संशोधन हुआ, और बताया गया कि जो पिता के आधार पे वंश में नागरिकता दी जाती थी, वह अब माता के आधार पे या पिता के आधार पर भी नागरिकता आपको दी जाएगी। यानी कि दोनों में से अगर कोई भी व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति भारत के नागरिक होगा, तो नागरिक होने के चाहे उसकी माता या उसके पिता वंश के भारत के एक वंशज हों, तो उस वंशज के आधार पे उस व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद तीसरा नंबर का आता है आपका पंजीकरण। ये तीसरी विधि है। अब पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन। ठीक, अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा कि अगर आप भारत की नागरिकता को ग्रहण करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए हम अमेरिकन हैं या हम कहीं कोई विदेश नागरिक हैं, अगर हम भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो एक प्रोसेस होता है पंजीकरण, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की किसी महिला से या कुल मिला के भारत के अगर स्त्री नागरिकता लेना चाहती है तो भारतीय पुरुष से, अगर पुरुष लेना चाहता है तो भारतीय स्त्री से। यानी कि अगर दोनों, चाहे विदेशी स्त्री हो चाहे विदेशी पुरुष हो, अगर भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो भारत के व्यक्ति से उसे विवाह करना होगा। विवाह करने के साथ साथ उसे यहाँ पे कोई बड़े ओहदे पे नौकरी करना, या तो विवाह करे या तो कोई बड़े पद पे वह कार्यरत हो, और कार्यरत होने के साथ साथ वह 7 साल कम से कम भारत में रह चुका हो, निवास करा हो। तो इसके आधार पे पंजीकरण के तरीके से आपको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसका भी वर्णन अनुच्छेद भारत अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया था। और इसमें जो चौथी बात है देशीकरण। क्या है? देशीकरण। अब देशीकरण क्या है? भारत एक ऐसा समृद्ध और कुल मिला के एक देशी देश है। देशी देश मतलब यह अपने संस्कृति, अपने कल्चर या अपने ओहदे के लिए पूरे विश्व में फेमस है। यहाँ की जो संस्कृति है वो भी काफी सम्मानजनक है। तो जो यहाँ के बात की जाती है, तो यहाँ की जो 60 से 65% जो जनसंख्या है वह गांव में निवास करती है। गांव में निवास करने के साथ साथ जो व्यक्ति यहाँ आते हैं, इस देश की खूबसूरती में, इस गांव की खूबसूरती में यहाँ बस जाते हैं। तो ऐसा बताया गया, अगर कोई व्यक्ति देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता लेना चाहता हो तो कम से कम उसे भाषा, जो आपके मूल संविधान की 22 भाषा हैं,
उस 22 भाषाओं में से आप किसी एक भाषा के अच्छे खासे जानकार होने चाहिए। अब 22 भाषा में जानकार होने के साथ साथ आपके अंदर किसी भी प्रकार की कलाकार यानी कि आप कला के बारे में कुछ न कुछ जानते हो, और कला के साथ साथ आप विज्ञान के बारे में अगर रुचि रखते हैं, विज्ञान के बारे में अगर आपको जानकारी है, मान लीजिए आप साइंटिस्ट हैं, तो आप भारत में नागरिकता ले सकते हैं। और उसको लेने या आप कम से कम 10 साल तक भारत में रह रहे हो, तो इन सब के आधार पे आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसका भी विवरण भारत नागरिकता अधिनियम या नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किया गया था। अब बात आती है पांचवा क्या है? पांचवा है भूमि अर्जित करके, यानी कि मान लीजिए कोई देश के ऊपर भारत देश ने कब्जा कर लिया, तो कब्जा अगर भूमि पर करेगा तो वहां पे जो व्यक्ति रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? तो आप उसको मार देंगे। अगर व्यक्ति अच्छे रहेंगे तो आप इसको मारेंगे, तो उसको आप नागरिकता दे सकते हैं। तो इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सिक्किम। क्या है? सिक्किम में क्या हुआ? सिक्किम को 16 मई 1975 में क्या हुआ? भारत ने सिक्किम को 16 मई 1975 में भारत में मिला लिया गया। जब भारत में मिला लिया गया तो सिक्किम में रहने वाले व्यक्तियों को तो अब भारतीय नागरिकता देनी चाहिए। तो 55 में यह अधिनियम बनाया गया कि अगर भारत देश किसी भी देश की भूमि को अर्जित करेगा तो उस भूमि पर रहने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो इन्हीं 4-5 प्रकार से आप भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। तो एक बार फटाफट रिवीजन कीजिए। रिवीजन के तहत क्या हुआ कि नागरिकता अधिनियम कब आया? तो 1955 में आया। कब आया? 1955 में आया। आप कितने प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं? तो 5 प्रकार के नागरिकता ले सकते हैं। पहला क्या है? पहला है जन्म के आधार पे। दूसरा क्या है? दूसरा है वंश के आधार पे। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका पंजीकरण। चौथा क्या है? चौथा है आपका देशीकरण। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका भूमि अर्जन। इन 4-5 प्रकार से आप नागरिकता भारत में ले सकते हैं। हमारे संविधान को इतने अच्छे व बेहतरीन ढंग से बनाया गया है कि इसको समझना बहुत ही आसान है। तो 5 प्रकार से आप नागरिकता ले सकते हैं। तो आप कितने प्रकार से नागरिकता दे सकते हैं? सरकार आपसे कितने प्रकार से नागरिकता छीन सकता है? अब देखो, जो चीज आपसे लिया जा सकता है वह आपसे छीना भी जा सकता है। तो इसमें 3 प्रकार की बातें लिखी गई कि 3 प्रकार से आप नागरिकता छीन सकते हैं। जो पहला प्रकार है वह पहला प्रकार है आप अगर स्वयं से क्या करें? उस नागरिकता को त्याग दें। आपकी इच्छा हो आप भारत की नागरिकता त्याग सकते हैं। यानी कि नागरिकता त्यागने में केवल एक ही प्रकार का फायदा आपको नहीं होगा कि आप ना तो वोट डाल सकेंगे, ना तो किसी भी सरकारी लाभ का आप लाभ उठा सकेंगे। तो नागरिकता आप खुद से त्याग सकते हैं। तीसरा बात क्या है? नागरिकता से आपको वंचित किया जा सकता है। वंचित मतलब ऐसे समस्या होती है कि आप मान लीजिए कोई भी विदेशी व्यक्ति आया है और उस विदेशी व्यक्ति के सम्मान में आप नहीं खड़े हुए, मान लीजिए आप उसको गाली दे दिए, चप्पल मार दिए, तो क्या हुआ? तो आपको नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। यानी कि नहीं, बर्खास्त। ऐसी स्थिति में आपको बर्खास्त यानी कि छीन लिया जाएगा। अगर कोई विदेशी व्यक्ति आएगा, आप उससे कुछ गलत व्यवहार करेंगे तो सरकार भाई अपने मान सम्मान के लिए आपकी जो नागरिकता होगी उस नागरिकता से बर्खास्त कर देगा, यानी कि हटा देगा आपको। अब तीसरी बात है वंचित। वंचित मतलब क्या? यानी कि एक ऐसी स्थिति जब आप क्या हो जाए, आपकी जो मेंटलिटी है वो खराब हो जाए, आपकी जो समझ है वो खराब हो जाए, यानी कि आप पागल सिद्ध हो जाएं। तो उस पागल सिद्ध होने के कारण आपको उस नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि 3 प्रकार से नागरिकता से आप हाथ धो सकते हैं। पहला है आप त्याग दीजिए, दूसरा सरकार स्वयं बर्खास्त कर देगा, तीसरा है आप सरकार उससे वंचित कर देगा। यानी कि 5 प्रकार से आप नागरिकता ले सकते हैं और 3 प्रकार से नागरिकता आप दे सकते हैं सरकार को। तो प्रमुख रूप से इतनी बातें भारत अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में कही गई थी। उसके बाद क्या है? उसके बाद 3-4 बातें आती है, जैसे NRI क्या है, OCI क्या है, PIO क्या है, ये सब चीजें हैं, इनके बारे में आज जानिए थोड़ा सा।
कमर तुमने पहली नजर जब नजर से मिला मुझे। NRI, NRI आप लोगों ने सुना होगा। NRI व्यक्ति, NRI का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडिया, ठीक। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जो भारत देश के निवासी हो लेकिन भारत में नहीं रह रहे हैं, उसे कहेंगे NRI। NRI किसे कहेंगे? अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर 6 महीने से ज्यादा, कोई भी व्यक्ति 6 महीने से 6 माह से अधिक समय तक कहाँ पे रहा हो, अधिक समय तक या 6 महीने से अधिक समय तक वह किसी भी देश में रह रहा हो तो उसको कहेंगे NRI। अब रहने का पर्पज चाहे उसका जॉब हो, चाहे उसका पर्पज पढ़ाई करना हो, और चाहे उसका पर्पज कोई अन्य हो, यानी कि अगर किसी भी कारण से वह 6 महीने, चाहे वह घूमने या रहने कुछ भी करने गया हो, 6 महीने से ज्यादा अपना देश छोड़ दे तो उसको कहेंगे NRI, यानी कि नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो 6 महीने से ज्यादा भारत देश के नागरिक होने के, भारत देश में नहीं, भारत देश से अलग किसी देश में रह रहा हो, उसे कहेंगे NRI। NRI से लाभ होता है। लाभ कैसे होता है? NRI मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है, 6 महीने से अधिक, मान लो कोई जॉब कर रहा है, तो जॉब के पर्पज से वह अमेरिका में रह रहा हो और 6 महीने से ज्यादा हो गया हो तो वह NRI होगा। और NRI होने के कारण वह अमेरिका में रह रहा है तो अमेरिका की सैलरी से मिलेगी, अमेरिका का खान पान मिलेगा, अमेरिका में वह रह रहा हो, और सारी सैलरी जो अपने खर्चे को छोड़ दिए बाकी सारी सैलरी वह अपने घर पे यानी कि इंडिया में भेज रहा हो। जब इंडिया में भेज रहा हो तो एक प्रकार से जो सारा पैसा अमेरिका का है कहाँ पे आ रहा है, भारत में आ रहा है, तो भारत का लाभ नहीं होगा। तो NRI से क्या होता है? एक प्रकार का लाभ होता है। उसके बाद एक आता है OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि ये भी क्या होता है? ये OCI ऐसे व्यक्ति होते हैं कि वास्तव में जो भारत के मूल निवासी हों और मूल निवासी होने के साथ वे किसी अन्य देश की नागरिकता ले लिए हों। मान लीजिए वो भारत के हैं और भारत के साथ उसने अमेरिका की क्या ले लिए हैं? अमेरिका की नागरिकता ले लिए हैं। अब अमेरिका की नागरिकता लेने के बाद तो अमेरिकन हो गए, लेकिन उनका जन्म कहाँ पे हुआ है? जन्म उनका हुआ है भारत में। तो भारत की सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, संविधान में एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि उन्हें एक अलग प्रकार की चीज दी जाएगी नागरिकता, उससे कहेंगे OCI, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि ये ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत में बिना परमिशन के, यानी कि बिना वीजा के आ सकते हैं। किसी भी देश में जाने के लिए अगर कोई वास्तव में उस देश का व्यक्ति नहीं है तो उससे उस देश में जाने के लिए उसे वीजा वहाँ की सरकार से लेना होगा। तो लेकिन अगर जो OCI होंगे कभी न कभी भारत के रहे होंगे तो सरकार ने उनके लिए अलग प्रकार की व्यवस्था की है कि आप भारत में आइए, आने के साथ साथ आप यहाँ पे कुछ भी करिए, क्योंकि आप एक प्रकार से पहले आपके वंशज क्या थे? भारत के मूल नागरिक थे, तो उनको एक प्रकार से वीजा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जब वीजा लेने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इनको एक प्रकार से जब ये आएंगे तो ये 6 माह तक, यानी कि 6 माह के भीतर ये अपने क्षेत्र में, मान लो दिल्ली में आए हैं तो दिल्ली के उस एरिया की जो थाना होगा उनको वहां पे सूचना देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 6 महीने के बाद चले गए जयपुर, तो जयपुर के वहां जो जहाँ पे रहेंगे उनके थाना पे क्या रिपोर्ट देनी पड़ेगी। यानी कि ऐसी समस्या होती थी, तो इसी समस्या को खत्म कर दिया गया, और खत्म करने के बाद इसी OCI के स्थान पे लाया गया PIO, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, यानी कि अब क्या हुआ? सिर्फ OCI क्या है? OCI
ये PIO का एक प्रकार से मूल भाग है। यानी कि PIO में क्या होगा कि आप जो 6 महीने के अंदर आप क्या कर रहे हैं, वहां के थाना अध्यक्ष को यानी कि थाना क्षेत्र को आप सूचना दे रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं, तो PIO में ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी कि आप कहीं पर भी आराम से रह सकते हैं और सारी सुख सुविधा आपको वही दी जाएगी जो यहाँ की नागरिकों को दी जाती है। लेकिन केवल आप यहाँ के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं और ना तो आप यहाँ पे वोट डाल सकते हैं। यानी कि ऐसी सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। बाकी आप यहाँ पे रहिए, जमीन लीजिए, कुछ भी करिए, आपको सारी सेवाएं एकदम दी जाएंगी। लेकिन आप केवल वोट और निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। यह सब एक प्रकार की नागरिकता संबंधी बातें थी, नागरिकता संबंधी कुछ विचार था। आज के लिए बस इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।